आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th की सिविक्स यानी कि पॉलिटी के बारे में। चैप्टर हमारा है 7वां, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र के परिणाम। इस चैप्टर को हम यहाँ पे पढ़ेंगे और इस वीडियो के बाद हमारा पूरा सिलेबस एसएसटी का कंप्लीट हो जाएगा। आपको एसएसटी के इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सभी के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और कमेंट में भी दे दूंगा। ठीक है, वहाँ पे पिन कर दूंगा, आप वहाँ से सारे अपने चैप्टर्स को देख सकते हो और वहाँ से सीख सकते हो। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम यहाँ पे लोकतांत्रिक जो शासन है उसके क्या परिणाम होते हैं। तो देखिए, लोकतंत्र क्या होता है, आपको लास्ट वीडियो में भी बता दिया था मैंने कि लोकतांत्रिक व्यवस्था एक शासन व्यवस्था है जिसमें क्या होता है कि जनता के द्वारा उसके प्रतिनिधि यानी कि जिसको भी वो अ, शासन में लाना चाहता है उसको वोट करके, मतदान करके उसको जिता कर शासन में लाता है। ठीक है, तो ये लोकतांत्रिक व्यवस्था होती है और लोकतांत्रिक व्यवस्था को अन्य शासन व्यवस्थाओं से ज़्यादा बेहतर माना जाता है। तानाशाही व्यवस्था जो होती है उसे को बेकार माना जाता है, राजतंत्र को भी बेकार माना जाता है, लेकिन लोकतांत्रिक शासन काफ़ी अच्छा माना जाता है। तो लोकतांत्रिक शासन के क्या परिणाम होते हैं, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, इन सबको हम इस चैप्टर में करेंगे। तो चलिए समझते हैं थोड़ा सा और देखते हैं क्या क्या मेन चीज़ें हैं यहाँ पे। लोकतांत्रिक शासन अन्य शासन व्यवस्थाओं से बेहतर माना जाता है। ध्यान रखें, बिल्कुल याद रहना चाहिए। तानाशाही शासन बोले तो वो बेकार होता है क्योंकि वहां पे जनता को ज्यादा आजादी नहीं होती, शासक जैसा चाहे वैसा कर सकता है और जनता को काफी वहां पे नुकसान उठाने पड़ते हैं। तो तानाशाही व्यवस्था या फिर अन्य व्यवस्था कोई भी दूसरी, वो दोषपूर्ण होती है यानी कि उसमें काफी कमियां होती हैं। अब इसका मतलब ये मत समझना कि लोकतंत्र में सब कुछ ही अच्छा होता होगा, लेकिन लोकतंत्र में भी कई कमियां होती हैं जो आपको आगे दिखाऊंगा मैं। लेकिन फिर भी लोकतंत्र जो है एक बेहतर शासन व्यवस्था मानी जाती है। ठीक है, सबसे बेहतर माना जाता है लोकतंत्र को। अब लोकतंत्र के क्या लाभ हैं या फिर लोकतंत्र की क्या विशेषता हो सकती है, इसको भी समझिए। देखिए, जहां पे लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था होती है वहां पे नागरिकों में समानता को बढ़ावा दिया, लोकतंत्र जो है वो नागरिकों में समानता को बढ़ावा देता है। यानी यहाँ पे कहीं ना कहीं बात होती है समानता की, जो भी व्यक्ति होते हैं सभी को समानता का अधिकार मिला होता है, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। आगे है कि लोकतंत्र जो है वो व्यक्ति की गरिमा बढ़ाता है, यानी कि सभी समाज में सभी व्यक्ति चाहते हैं कि एक रिस्पेक्टफुल लाइफ जीना, यानी एक इज्जत वाली जिंदगी चाहता है हर व्यक्ति। तो यहाँ पे गरिमा जो है, जो एक रिस्पेक्ट है वो सभी की बनी रहती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सभी को सम्मान मिलता है। ठीक है, ऐसा इसकी एक विशेषता के रूप में आप देख सकते हो। इससे फैसलों में बेहतरी आती है और आपसी विवाद भी हो जाए मान लो या टकराव हो, उसको संभालने का तरीका भी लोकतंत्र में होता है। आप देखते हो कि लोकतंत्र में चाहे मान लो स्टेट के बीच में, दो राज्यों के बीच में विवाद हो जाए या किसी राज्य के अंदर लोगों के बीच में विवाद हो जाए, एक समुदाय का दूसरे समुदाय से विवाद हो जाए या कोई टकराव की स्थिति हो जाए। ठीक है, तो ऐसे में जो लोकतंत्र होता है वो उसको संभाल लेता है अपने तरीके से, चाहे बातचीत के जरिए से समस्या को सुलझाया जाए या फिर कोई अन्य तरीका हो। और इसमें गलतियों को सुधारने की गुंजाइश होती है, यानी मान लो कोई मिस्टेक हो रही हो, कोई गलती हो रही हो तो उसको सुधारने की गुंजाइश होती है। तो ये इसकी कुछ विशेषता के रूप में आप इसको देख सकते हो और आगे बढ़ते हैं, इसको समझते हैं और ज़्यादा गहराई से। देखिए, आज के समय में अगर हम बात करें तो दुनिया में 100 से ज़्यादा देश हैं। ठीक है, जो ऐसे देश हैं, सॉरी, 100 से ज़्यादा ऐसे देश हैं जो ये दावा करते हैं कि उनके यहाँ पे लोकतांत्रिक व्यवस्था है। ठीक है, 100 से अधिक देश क्या कहते हैं कि उनके यहाँ पर लोकतांत्रिक व्यवस्था है और उनका अपना संविधान भी है, उसके अनुसार वो अपने देश में शासन चलाते हैं, शासन व्यवस्था चलती है। इन देशों में चुनाव भी होते हैं, राजनीतिक पार्टियां भी हैं और साथ ही ये देश अपने नागरिकों को कुछ बुनियादी अधिकार यानी कि कुछ बेसिक अधिकारों की गारंटी देते हैं, जैसे समानता, स्वतंत्रता, ठीक है, इस तरीके के अधिकारों की। 100 से अधिक देश ऐसा दावा कर रहे हैं। तो क्या हर जगह ये चीजें बिल्कुल एक जैसी होती होंगी? नहीं। सभी देशों की, देखो, सब देशों की कुछ ना कुछ अलग विशेषता होती है। कहीं पे ज्यादा जनसंख्या होती है, कहीं पे कम जनसंख्या होती है, कहीं पे ज्यादा विभिन्नता होती है, यानी कि अलग अलग धर्मों, जाति, भाषा वाले लोग रहते हैं, तो कहीं पे कम होता है। और सभी जगह पे लोकतंत्र जरूर हो इन देशों में, पर व्यवस्था में आर्थिक और सामाजिक स्थिति को देखें तो थोड़े बहुत हमें अंतर वहां पे जरूर देखने को मिलते हैं। देखिए, इन देशों में लोकतंत्र के ये तत्व समान हैं। ठीक है, लोकतंत्र के तत्व जो हैं वो समान है, लेकिन ज्यादातर देशों में जो सामाजिक स्थिति है
या जो वहाँ पे आर्थिक स्थिति है या सांस्कृतिक स्थिति, ये एक दूसरे से भिन्न है। अब मान लो 100 देश, अभी हम बात कर रहे थे कि 100 देश ऐसे हैं जो ये दावा करते हैं कि वो लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपना रहे हैं, तो क्या सभी के सभी देशों की आर्थिक स्थिति एक जैसी होगी? क्या सभी एक बराबर विकसित होंगे? नहीं, हो सकता है कि कुछ देश ज्यादा विकसित हों, तो कुछ देश विकासशील हों, कुछ देश ऐसे भी हो सकते हैं जो बहुत ही आर्थिक रूप से बहुत ही बेकार स्थिति में हो। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि वहां पे सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति और सांस्कृतिक स्थिति जो होती है एक दूसरे से भिन्न हो सकती है। अब सांस्कृतिक की बात करें, कुछ देश में ऐसा हो सकता है कि बहुत ज्यादा वैरायटी हो, विभिन्नता हो। जैसे भारत जैसे देश की बात करें तो भारत एक लोकतांत्रिक देश है। भारत में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग, अलग अलग जातियों में बटे हुए लोग, अलग अलग विचारधाराओं वाले वाले लोग रहते हैं। तो क्या दुनिया के सभी लोकतंत्र में ऐसा होगा? जरूरी है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ठीक है, यानी कि लोकतंत्र के तत्व समान मिल सकते हैं, लेकिन वहां पे सामाजिक और आर्थिक और सांस्कृतिक भिन्नता मिलती है सभी देशों में। कई बार हम लोकतंत्र को हर मर्ज की दवा मान लेते हैं, यानी कि कभी कभी हम ऐसा कह लेते हैं कि आपने सुना होगा सभी लोकतंत्र को बहुत पसंद करते हैं, तो ये सोचते हैं कि लोकतंत्र हर मर्ज की दवा है। यानी जहां पे लोकतंत्र होगा वहां पे कोई समस्या ही नहीं होगी, यानी लोकतंत्र आने से उस देश की सारी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी, ऐसा हम मान लेते। पर क्या रियल में ऐसा होता है? नहीं होता हमेशा। ठीक है, यानी कि लोकतंत्र होने से ही सब कुछ नहीं हो जाता, वहां पे व्यवस्था सही तरीके से चलनी भी चाहिए। और देखिए, लेकिन सभी लोकतांत्रिक व्यवस्था में सदैव सभी चीजें जो हैं वो सफल नहीं हो पाती हैं। अब देखिए, लोकतंत्र के परिणाम जो है ये आपके पेपर में आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लोकतंत्र के परिणाम आप आर्थिक परिणाम, राजनीतिक परिणाम, सामाजिक परिणाम, ये सभी देख सकते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे, आर्थिक को भी समझेंगे, राजनीतिक को भी समझेंगे, सामाजिक को भी समझेंगे आगे के उसमें। तो देखिए, यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम थोड़ा और आगे समझते हैं, थोड़ा राजनीतिक के बारे में समझते हैं। तो देखिए, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसमें हम ये मानते हैं कि वहाँ की जो सत्ता है, जो सरकार है, वो उत्तरदायी होगी, जिम्मेवार होगी, और वहाँ पे लीगल शासन भी होगा। लोकतंत्र में जो फैसले लिए जाते हैं वो पूरे प्रोसेस के जरिए, ठीक है, पूरा एक प्रक्रिया होती है उसके आधार पे लिए जाते हैं। लेकिन जो तानाशाही व्यवस्था होती है वहां पे ऐसा नहीं होता। तानाशाही व्यवस्था में जो शासक जो चाहता है, शासक वो कर देता है, पर लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता। लोकतंत्र में संविधान को ध्यान में रख कर ही फैसले लिए जाते हैं। ठीक है, लोकतंत्र जो लोकतांत्रिक देश होते हैं उसमें इस बात की पक्की व्यवस्था होती है कि फैसले कुछ कायदे कानून के अनुसार ही होंगे। यानी कि जो संविधान के दायरे में रहकर ही फैसले जो भी लेने होते हैं, या जो भी फैसले लेने हैं, वो सब कायदे कानून के दायरे के अनुसार ही होने चाहिए, उसके बाहर नहीं जा सकते। यदि कोई नागरिक, मान लो उस देश का कोई नागरिक ये जानना चाहे कि फैसले लेने में जो नियम है उसका पालन हुआ है या नियमों का पालन नहीं हुआ, तो इसका वो पता कर सकता है। अब सोचो कि लोकतांत्रिक देश में लोगों को कितने ज्यादा अधिकार मिले हैं कि वो ये भी देख सकता है, ये भी जांच सकता है कि सरकार के द्वारा जो फैसले लिए गए हैं क्या वो कायदे कानून को ध्यान में रखकर लिए गए हैं या नहीं, ये देखा जा सकता है। ठीक है, और उसे ना सिर्फ ये जानने का अधिकार है, ये भी समझिए, उसे केवल ये जानने का अधिकार नहीं बल्कि उसको इसके लिए साधन भी उपलब्ध हैं। इसे कहते हैं हम पारदर्शिता, यानी कि यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी होती है। और गैर लोकतांत्रिक सरकारों में ये नहीं होता है। जहां पे तानाशाही शासन होता है वहां पे ऐसा नहीं होता। लोकतांत्रिक शासन में लोगों को अगर मान लो सरकार ने कोई कानून बनाया, लेकिन लोगों को ऐसा लगा कि ये कानून गलत तरीके से बनाया गया है या कानून ये जो है गलत है, तो लोगों को प्रोटेस्ट करने का, वहां पे विरोध करने का, आंदोलन करने का भी अधिकार है। ठीक है, सरकार के खिलाफ अधिकार होता है लोकतंत्र के अंदर। लेकिन जो गैर लोकतांत्रिक सरकार है, क्या वहां पे आप सोचते हो ऐसे अधिकार होंगे? नहीं। वहां पे अगर कोई आंदोलन करने की कोशिश भी करेगा तो सरकार, जो वहां की तानाशाही सरकार होगी, वो उन लोगों पर गोलियां भी चलवा सकती है, उनके विरोध को खत्म करवा सकती है, उनके आंदोलन को कुचल सकती है। पर लोकतंत्र में ऐसा नहीं किया जाता है। ठीक है, लोकतंत्र में लोगों को अधिकार होते हैं। अब देखिए, लोकतांत्रिक सरकार जो है वो जनता के प्रति जवाबदेह होती है, जवाबदेह रहेगी सरकार हमेशा। और यहाँ पे जो ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है, यहाँ पे नियमित और निष्पक्ष चुनाव होते हैं। आप देखते हो ना, हमारे देश में हर 5 साल में चुनाव कराए जाते हैं जो कि निष्पक्ष तरीके से। ठीक है, तो ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में होता है। और यहाँ पे नए कानून जब बनाए जाते हैं तो उसमें खुली सार्वजनिक चर्चा होती है। आप संसद में भी देखोगे, अगर आप न्यूज़ वगैरह में देखते हो तो संसद में कानून वगैरह जब कोई बिल लाया जाता है
तो उस पर चर्चा की जाती है। कई बार तो वहाँ पे काफ़ी विवाद भी हो जाता है, तो आप ये सब देखते हो। नागरिकों को पूरी सूचना का अधिकार होता है कि भाई कौन सा कानून बना, कैसे बना, क्या कमियां हैं, क्या ठीक है, क्या कमियां हैं, वो सब जानने का नागरिकों का अधिकार होता है। ठीक है, और अगर नागरिकों को लगता है कि भाई ये कानून गलत है, इलीगल है, तो वो उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी कर सकते हैं। तो ये सारा लोकतंत्र में होता है। लेकिन अगर यही चीजें हम बात करें किसी तानाशाही शासन में, तो वहां पे ऐसा नहीं होता। तानाशाही सरकार जो होती है ज्यादा पावरफुल होती है, क्योंकि वो जो चाहे वो कर सकती है। ठीक है, लेकिन लोकतांत्रिक सरकार जो होती है उसको संविधान के दायरे में रहकर ही सब कुछ करना होता है। लोकतांत्रिक सरकारों से ऐसी उम्मीद की जाती है कि सरकार जो है वो लोगों की जरूरतों और लोगों की मांगों का ध्यान रखेगी और भ्रष्टाचार से मुक्त शासन प्रदान करेगी, यानी भ्रष्टाचार से मुक्त शासन प्रदान करेगी। लेकिन क्या हमेशा ऐसा होता है? नहीं होता। आप देखते हो कि कई बार सरकारों में बहुत सारे भ्रष्टाचार आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में वैध शासन की व्यवस्था होती है, लीगल तरीके से, संविधान के दायरे में, कानूनी तरीके से। ठीक है, चुन के आते हैं, चुनाव जीत कर आते हैं, सत्ता में आते हैं और दायरे में रहकर ही अपने काम को कर सकते हैं शासक। अब बात कर लेते हैं, ये तो राजनीतिक हो गया। अब बात करते हैं थोड़ा आर्थिक विकास की तरफ, सॉरी, लोकतंत्र के कुछ आर्थिक परिणामों की तरफ चलते हैं। तो आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास को थोड़ा सा ध्यान से देखिए, पॉइंट ये आपके इंपॉर्टेंट है। 1950 से 2000, यानी लगभग 50 साल की अगर हम यहाँ पे बात करें, तो इसके बीच सभी लोकतांत्रिक शासन और तानाशाही शासन के कामकाज की अगर हम तुलना करेंगे, तो हमको ये पता लगेगा कि जो आर्थिक समृद्धि है, यानी आर्थिक जो लाभ हुआ है या विकास हुआ है, इस मामले में तानाशाही शासन जो है इसका रिकॉर्ड ज्यादा अच्छा है। क्यों है भाई ऐसा? अब अभी अभी तो हमने ये पढ़ा लोकतंत्र बहुत अच्छा है, लोकतंत्र बहुत अच्छा है, तानाशाही से कंपेयर कर रहे हैं तो लोकतंत्र बहुत अच्छा है। लेकिन यहाँ तो हमें कुछ अलग ही दिख रहा है कि तानाशाही शासक जो है उनका आर्थिक समृद्धि वाला रिकॉर्ड ज्यादा अच्छा है। ऐसा क्यों होता है? तो देखिए, तानाशाही शासन जो होता है, यहाँ पे सरकार को ज्यादा अधिकार है एक तरह से, या सरकार कोई भी फैसला जो है अपने विवेक पर कर सकती है। ठीक है, और बहुत तेजी से फैसले लिए जाते हैं तानाशाही शासक में। लेकिन जो लोकतांत्रिक शासन होता है, यहाँ पे जो फैसले सरकार लेती है बहुत ही सोच समझ के लेती है। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा लेट होता है। और जो भी फैसले लिए जाते हैं वो संविधान के दायरे में लिए जाते हैं, इसलिए भी लेट होता है। तो ये, लेकिन फिर भी हम ये नहीं कह सकते। अब आप एक चीज ध्यान रखें, यहाँ पे हमने पढ़ा तानाशाही में आपको आर्थिक रिकॉर्ड ज्यादा बेहतर मिला है, तो उसका मतलब ये नहीं कह सकते कि तानाशाही शासन जो है वो बेहतर होता है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं कहोगे, क्योंकि लोकतंत्र जो होता है ना, लोकतांत्रिक शासन, उसमें और भी बहुत ज्यादा सुविधाएं नागरिकों को मिल जाती हैं, जो कि हमें तानाशाही शासन में कभी नहीं मिलती। समझ गए ना? यानी कि कुछ जगह पे आर्थिक रिकॉर्ड को हम कंपेयर करते हैं, तो हो सकता है तानाशाही शासन थोड़ा बेहतर रहा हो आर्थिक समृद्धि के मामले में, लेकिन हम फिर भी उसको लोकतंत्र से बेहतर नहीं कह सकते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब आर्थिक विकास जो होते हैं वो कई, उसके पीछे कई कारक होते हैं, जैसे कि किसी देश की जनसंख्या क्या है। अब मान लो किसी देश में बहुत ज्यादा जनसंख्या है, तो उससे उस देश को जरूरी थोड़ी है उससे फायदे होंगे, उससे नुकसान भी हो सकते हैं। और कोई देश है, उसकी वैश्विक स्थिति क्या है, अन्य देशों के साथ उसका सहयोग कैसा है, देश का विभिन्न देशों से जो व्यापार नीति है वो कैसी है, और विदेश नीति कैसी है, दूसरे देशों के साथ रिलेशन कैसा है। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण कारक बनकर सामने आती हैं। अब देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था से उम्मीद की जाती है कि वो आर्थिक असमानता को कम करेंगे। देखिए, यहाँ पे क्या होता है, लोकतांत्रिक देशों में आपको देखने को, ज्यादातर दुनिया के कई देशों में आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि कुछ मुट्ठी भर लोग हैं, यानी बहुत कम लोग हैं जिनके पास बहुत ज्यादा संपत्ति है, यानी बहुत ज्यादा पैसा है, बहुत ज्यादा धन है। लेकिन एक बहुत बड़ी जनसंख्या है जिसके पास बेसिक संसाधन भी नहीं है, यानी वो बहुत ही गरीबी में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। यानी कि उनके पास रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, इलाज जैसी जो बुनियादी और बेसिक जरूरतें होती है उसको भी बहुत मुश्किल से वो पूरा कर पाते हैं। लेकिन कुछ लोगों के पास इतना ज्यादा पैसा है, इसको कहा जाता है आर्थिक असमानता। अब देखो, समाज में आप देखोगे तो आपको कुछ लोग बहुत ही गरीब मिलेंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो ना तो ज्यादा गरीब होंगे ना ही ज्यादा अमीर होंगे, मिडिल मिडिल क्लास आप कह सकते हो। कुछ ऐसे होंगे जो बहुत ज्यादा रिच होते हैं, बहुत ज्यादा अमीर होते हैं, यानी जो बहुत ज्यादा अमीर है उनके पास बहुत पैसा है, बहुत धन है, बहुत संसाधन है, बहुत सुविधाएं हैं। लेकिन जो गरीब है उसके पास कुछ भी नहीं है, बहुत अ, संघर्ष वाला जीवन है। तो यहाँ पे आपको देखोगे कि गरीबों की संख्या आपको बहुत ज्यादा मिलेगी, बहुत ज्यादा होते हैं लोग गरीब।
लेकिन अमीर जो होते हैं वो चंद मुट्ठी भर लोग होते हैं। इसी को कहा जाता है आर्थिक असमानता। और लोकतांत्रिक व्यवस्था से ऐसा उम्मीद की जाती है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है, ये जो अमीर और गरीब के बीच में जो बहुत बड़ी खाई है, बहुत बड़ी जो असमानता है, इसको कम करने का प्रयास करेगी, ऐसा उम्मीद की जाती है लोकतांत्रिक व्यवस्था। ठीक है। वास्तविक जीवन में लोकतांत्रिक व्यवस्था आर्थिक असमानता को कम करने में ज्यादा सफल नहीं हो पाई है। अगर ऐसा होता तो हमारे देश में भी ऐसा नहीं होता, और जो दुनिया के दूसरे लोकतांत्रिक देश हैं वहां पे भी नहीं होता। पर सभी जगह आप देखते हो, हर लोकतांत्रिक देश में ऐसा देखने को मिलता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत पैसे वाले हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा गरीब हैं। अधिकतर गरीब देश, और देखिए कुछ गरीब देश तो ऐसे हैं जो अपने लिए खाने पीने की जो आपूर्ति होती है उसके लिए भी दूसरे अमीर देशों पर निर्भर होते हैं। एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे आपको एक देश का दूं तो बांग्लादेश। बांग्लादेश एक ऐसा देश है जिसकी आधी से ज्यादा आबादी जो है वो गरीबी में जीवन गुजार रही है। तो आप देख सकते हो कि आर्थिक असमानता कितनी ज्यादा कई देशों में आपको देखने को मिलती है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं, ये हमने राजनीतिक देख लिया, आर्थिक देख लिया, अब सामाजिक को देख लेते हैं। देखिए सामाजिक विविधता में सामंजस्य। लोकतांत्रिक शासन जो होता है यहाँ पे सद्भावपूर्ण सामाजिक जीवन उपलब्ध कराती है, यानी सब मिलजुल कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ सद्भाव के साथ रहें। क्योंकि आपको पता है यहाँ पे विविधता बहुत होती है देशों में, अलग अलग धर्मों अलग अलग जातियों को मानने वाले लोग होते हैं, कई बार इनके बीच में विवाद हो जाता है, लड़ाई झगड़े दंगे हो जाते हैं। तो ऐसे में लोकतंत्र से उम्मीद की जाती है कि लोकतांत्रिक शासन इनके बीच में एक बैलेंस बनाने का प्रयास करेगी। लोकतांत्रिक व्यवस्था में समाज के विभिन्न समुदायों के बीच में सामंजस्य यानी एक बैलेंस बनाने का प्रयास किया जाता है। नागरिकों को गरिमा की आज़ादी यानी गरिमापूर्ण जीवन जीने की आज़ादी। हर इंसान चाहता है कि समाज में उसकी रिस्पेक्ट हो। ठीक है। कोई भी ये नहीं चाहेगा कि उसकी इंसल्ट की जाए, उसको असमानता वाली समस्या का सामना करना पड़े, किसी के साथ भेदभाव हो, कोई भी ऐसा नहीं चाहेगा। सभी चाहते हैं कि एक आज़ादी वाला जीवन हो, गरिमापूर्ण जीवन हो, रिस्पेक्ट वाला जीवन हो। ठीक है। तो व्यक्ति की गरिमा और उसकी आज़ादी के मामले में लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है वो अन्य सभी शासन से आगे है, क्योंकि जितनी आज़ादी और जितनी रिस्पेक्ट लोकतांत्रिक शासन में किसी नागरिक को मिलती है वो किसी भी अन्य शासन में नहीं मिलती है। प्रत्येक व्यक्ति अपने साथ के लोगों से सम्मान पाना चाहता है। सभी लोगों का गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार भी लोकतंत्र में मिलता है। और लोकतांत्रिक सरकार जो होती है नागरिकों को विभिन्न प्रकार के जो अधिकार होते हैं वो भी प्रदान करती है। ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे आपने इतना समझ लिया, तो अब यहाँ पे देखो लोकतंत्र है या फिर लोकतांत्रिक व्यवस्था के जो परिणाम है उसको तीन क्षेत्रों में बांट के पढ़ सकते हैं। समराइज कर देता हूं मैं आपको सारा जो अभी पढ़ा है हमने। जैसा राजनीतिक दूसरा हो जाएगा आर्थिक, तीसरा हो जाएगा सामाजिक। राजनीतिक में आपको पता है कि यहाँ पे जिम्मेदार सरकार होगी, जवाबदेह सरकार होगी, वैध सरकार होगी, सब कुछ पढ़ा है अभी हमने। आर्थिक में देखोगे तो आर्थिक समृद्धि और विकास की बात होती है, यहाँ पे गरीबी और असमानता में कमी लाने की बात होती है। सामाजिक में सामाजिक विविधता जो होती है बहुत ज्यादा, उसमें वैरायटी जो होती है उसमें एक बैलेंस बनाने की कोशिश की जाती है। सद्भावनापूर्ण जीवन जो होता है वो देने का नागरिकों को प्रयास किया जाता है। अब देखो यहाँ पे आप इन्हीं पॉइंटों को दोबारा समझ सकते हो शॉर्ट में। राजनीतिक की बात कर लेते हैं, आर्थिक की बात कर लेते हैं और सामाजिक की बात कर लेते हैं। तो देखो लोकतांत्रिक देश जो होते हैं वहां पे राजनीतिक समानता मिलती है, चुनाव लड़ने का अधिकार, ठीक है, वोट देने का अधिकार, और सबके वोट का वैल्यू जो होती है वो समान होती है। चाहे कोई अमीर व्यक्ति वोट देने जाए या चाहे कोई गरीब व्यक्ति वोट देने जाए, उनकी वोट की वैल्यू जो है वो क्या होगी, समान होगी। समान अधिकार मिलते हैं सभी को, स्वतंत्रता की, अभिव्यक्ति की आज़ादी, बोलने की आज़ादी, घूमने की आज़ादी, सबको समान अधिकार है। न्याय और स्वतंत्रता, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होते हैं यहाँ पे। नीति निर्णय पर खुली बहस होती है, जो भी कोई फैसला लिया जाता है। बहुमत का निर्णय यानी जनमत के आधार पे होता है। तो ये राजनीतिक वाले पॉइंट में आप बता सकते हो। आर्थिक वाले में हम बता सकते हैं कि जन कल्याण और सामाजिक आर्थिक समानता होती है यहाँ पे। वस्तुओं, आय और अवसरों की समानता, सभी को न्यायपूर्ण वितरण की बात चलती है। धनी और शक्तिशाली व्यक्ति को विशेष अधिकार नहीं होते, अगर विशेष अधिकार होंगे तो क्या होगा, फिर असमानता हो जाएगी। यहाँ पे सभी को समान अधिकार की बात होती है, तो ये भी आपको समझ में आ गया। अब सामाजिक की बात करें तो देखो सभी व्यक्ति को गरिमापूर्ण यानी रिस्पेक्ट वाला जीवन जीने का अधिकार है। सभी नागरिकों को समानता का अधिकार दिया जाता है। सामाजिक टकराव को की संभावना कम करने की कोशिश की जाती है। अगर टकराव भी होता है तो सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश की जाती है। कमजोर वर्गों को समानता का अधिकार मिले, सामाजिक समानता हो, ये सारी बातें होती है। तो इस तरीके से देखो हमने पूरा चैप्टर जो है अच्छे तरीके से समझने का प्रयास किया। अगर आपको जरा भी दिक्कत आए ना इस चैप्टर को समझने में, आप वीडियो को कम से कम 2 बार देखो, आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से एक एक पॉइंट समझ में आ जाएगा।
यानी कि यहाँ पे हमने लोकतांत्रिक शासन की विशेषताएं पढ़ी है, लोकतांत्रिक शासन के जो परिणाम होते हैं राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, उनको पढ़ा है। राजनीतिक में कौन कौन से पॉइंट आते हैं, आर्थिक में कौन कौन से आते हैं, सामाजिक में कौन कौन से आते हैं, सभी पॉइंट को पढ़ा है हमने। और आपके सभी सब्जेक्ट हमने एसएसटी के करा दिए हैं, जिसमें आपकी सिविक्स हो जाएगी, पॉलिटी हो जाएगी, ठीक है, आपकी हिस्ट्री हो जाएगी, आपकी ज्योग्राफी हो जाएगी, आपकी इकोनॉमिक्स हो जाएगी। ये सारे सब्जेक्ट हमने करा दिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और लिंक आपको मैं उसमें कमेंट बॉक्स में भी दे दूंगा। अब आप मुझे कमेंट करके ये बता दें कि क्या हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाएं। अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की नीड है तो आप जरूर कमेंट करके बताएं, फिर आप हम आपके लिए मैक्सिमम से मैक्सिमम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लाने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग सभी को। जय हिंद, जय भारत।